हेलो बच्चों, ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट्स पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट पार्ट 2 के बात करेंगे। अब देखिए, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, उस दिन भी हमने आपको बताया था कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट क्या होता है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट का मतलब है कि हम वर्ब का किस तरह से यूज करते हैं। तो एक बार उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से, मतलब है कि कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वो तो बात सही है। लेकिन उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर है तो कब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है इसमें ऐसे आई एस जोड़ दिया जाता है, और जिसमें ऐसे आई एस नहीं जोड़ा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है। तो पहले तो आप सभी लोग ऐसा करें, थोड़ा ये पढ़ लें, ये सेंटेंसेस कुछ आपके सामने लिखे हुए इनको पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले तो आप ही सोचिए कि ये सही है या गलत है सेंटेंस। तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही वाला इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो एक बात और आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप इसी टाइप के और आगे ग्रामर के वीडियोज देख सकें। तो इसका अर्थ क्या है, इसका हम लोग अर्थ निकालें। इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करेंगे, यू विल गेट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोग बात ऐसे ही करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमें ग्रामर में सेंस आवश्यक है, सेंस लगाना आवश्यक है कि ग्रामर में हमें ये सेंस लगाना चाहिए कि क्या वाकई। अब जैसे कि इसकी बात करें अगर हम इस सेंटेंस की, तो इसमें क्या है कि भाई फ्यूचर में ही हम क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर में ही सक्सेस नहीं। इस सेंटेंस का अगर सही अर्थ ये है कि यदि आप वर्तमान में वर्क हार्ड करेंगे, करते हैं, तो आपको फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि आप, इसका अर्थ क्या होना चाहिए, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यानी कि करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको बता दें कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर इफ से कोई स्टार्ट होता है तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए, हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये सेंटेंस है तो ये कंडीशन रहेगी, इफ पहला सेंटेंस होता है और दूसरा सेंटेंस होगा। ऐसा भी हो सकता है इफ वाला सेंटेंस इधर हो, ये वाला सेंटेंस ये हो, इधर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला जो सेंटेंस होगा, इफ के बाद जो पहला सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा रहेगा, और दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो अब समझ लीजिए यहाँ पर क्या गलती थी, क्या होना चाहिए, पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में, इफ के साथ, यानी कि इफ से जुड़ा हुआ। भले इस सेंटेंस को हम बाद में कर दें और इधर पहले ये लिख दें, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। तो ये इफ से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर हमारा विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इसका जो स्वरूप है वो क्या रहेगा, इफ, उसके बाद पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा रहेगा। चलिए इसी के नीचे देखिए, अगला सेंटेंस आपका लिखा है, इफ आई वॉज अ बर्ड आई विल फ्लाई। अगर मैं चिड़िया उड़ता
मैं उड़ता। तो मैं उड़ जाता या उड़ता। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, तो ये आपका सेंटेंस, इसमें क्या है, चिड़िया होता, तो आप चिड़िया तो है नहीं, मनुष्य चिड़िया तो होता नहीं। इसमें क्या किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है। और जब भी कल्पना की जा रही है, इसमें एक और छिपी हुई चीज आपको बताते हैं, जब भी कल्पना की जा रही है, जब भी कोई काल्पनिक सेंटेंस हो या काल्पनिक बात कही जा रही हो या कल्पना की जा रही हो, जब भी कल्पना की जा रही हो, जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं बच्चा होता, तो ऐसी कंडीशन में तो पहली तो इसमें गलती है आपकी। ऐसी कंडीशन क्या होता है कि आई के साथ वर का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे, आई के साथ वर का यूज किया जाएगा। तो पहली तो गलती यही है कि वॉज यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या, जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, इफ या ओ दैट कुछ भी लगा सकते हैं। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ मिलेनियर, आई वर अ चाइल्ड। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो पहला सेंटेंस जो आपका होगा वो हमेशा क्या, किसमें रहेगा, पहला सेंटेंस पास्ट में तो होगा, लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में जब भी आई के साथ आपका वर आएगा तो क्या होना चाहिए, आई वर अ वर्ड। और दूसरा सेंटेंस जब भी ऐसा होगा, जब भी कल्पना की जा रही हो, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस कल्पना हो या अवास्तविक हो या असंभव हो, अब ये भी असंभव है, कोई चिड़िया थोड़ी नहीं हो सकता, कोई पक्षी थोड़ी नहीं हो सकता, असंभव हो, तो ऐसी कंडीशन में पहला सेंटेंस तो ये कल्पना हो रही है तो आई के साथ ऐसी कंडीशन वर आता है, वो तो आता है। और दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर पास्ट में चला जाएगा, और जब फ्यूचर पास्ट में चला जाएगा तो यहाँ पर विल का यूज नहीं किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो पहला सेंटेंस आई, इफ और ये हो गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में हम यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। फिर अगला तीसरा सेंटेंस, ये भी देखिए कंडीशनल सेंटेंस ही है। इसमें भी देखिए लिखा है, इफ ही केम टू मी आई विल हैव हेल्प हिम। यानी कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। तो ये सेंटेंस के साथ कल्पना हो रही है यहाँ पर, यानी काल्पनिक सेंटेंस है। और जहां पर जब भी काल्पनिक सेंटेंस हो, अगर कहीं पर काल्पनिक सेंटेंस अगर होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब भी काल्पनिक सेंटेंस हो तो पहला जो सेंटेंस हमारा जो होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। यानी कंडीशन क्या होगी, जब भी काल्पनिक क्या हो, काल्पनिक, काल्पनिक है, यदि वो आता तो ऐसा करते, आया तो नहीं, यदि आता। तो जब भी काल्पनिक शर्त रखी हो, यानी कि यहाँ पर क्या है, काल्पनिक शर्त है, अगर काल्पनिक शर्त है तो कंडीशन हमारी क्या रहेगी, इफ। और जो पहला दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, पहला हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। और दूसरा जब सेंटेंस हम यूज करेंगे तो उसके साथ में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, तो क्या हो जाएगा, इफ ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा इफ ही हैड कम, पास्ट परफेक्ट में होगा, इफ ही हैड कम टू मी आई। और यहां पर क्या हो जाएगा, वुड हैव। तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प हिम। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन ये सेंटेंस आपके 12 से लेकर 12 11 12 से लेकर आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो,
उसके बाद आर्मी हो, यानी कि जहाँ भी इंग्लिश आती है, बैंक हो, जहाँ भी इंग्लिश आती है हर जगह पर ऐसे सेंटेंसेस आपके काम आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। और इसमें जो रूल बता रहे हैं वो नोट करते जाइएगा, नोट करना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप पहले तो ये सेंटेंस पढ़िए। लिखा है ही ट्रीट्स मी हिज गार्जियन, ही ट्रीट्स मी हिज गार्जियन लिखा हुआ है, यानी कि वह मुझे क्या मानता है, अपना संरक्षक मानता है, यानी कि गार्जियन मानता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रीट लिखा हुआ है और हमने ये कुछ वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें भी ट्रीट दे रखी है, देखिए वो ट्रीट लिखी हुई है। तो ये वर्ब आपके सामने जो हमने लिखी है, डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन है, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है। अगर ये कहीं पर वर्ब आती है, अगर ये वर्ब कहीं पर आती हैं तो इनके साथ हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, एज का यूज और किया जाएगा। किसका यूज किया जाता है, एज का यूज किया जाता है। तो क्या यहाँ पर गलती क्या है, हमारे यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए ही ट्रीट्स मी एज, ही ट्रीट्स मी एज हिज गार्जियन, यहाँ पर होना चाहिए एज का यूज यहाँ पर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये वर्ब, ये नोट कर लीजिएगा, ये वर्ब अगर कहीं पर आती हैं तो इनके साथ एज का यूज जरूर किया जाएगा, अगर नहीं है तो वो गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा इसको, ये सारी वर्ब नोट कर लीजिएगा। डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन है, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, ठीक है। जैसे ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर, वह हमें अपने भाई जैसा मानता है। इसके बाद देखिए आगे एक सेंटेंस लिखा है, यू डेयर नॉट टू अपोज हिम। ये आपके सामने कुछ वर्ब लिखी है। ये कुछ वर्ब है, क्या है, डेयर है, नीड है, मेक है, सी है, हियर है, चूज है, थिंक है, अपॉइंट है। ये वर्ब आपके सामने लिखी है। देखिए अगर ये वर्ब कहीं पर आती हैं, ये अगर कहीं पर आती हैं तो इनके साथ ना तो टू और ना ही एज, यानी कि इनका यूज हम कभी नहीं करेंगे। ना तो टू यूज किया जा सकता है और ना ही एज यूज किया जाएगा कभी भी। डेयर, नीड, मेक, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या है, डेयर है, नीड है, मेक है, सी है, हियर है, चूज है, थिंक है, अपॉइंट है। इनके साथ ना तो टू कभी भी यूज किया जाता है और ना ही एज। जैसे यहाँ पर लिखा यू डेयर नॉट टू अपोज हिम, तो इसमें ये गलत है, यहाँ नहीं आएगा। क्या होगा, यू डेयर नॉट अपोज हिम, यू डेयर नॉट अपोज हिम। जैसे हम बोले तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर, नहीं, यू नीड नॉट गो देयर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट करते जाइएगा, नोट सभी को कर लीजिएगा। ये जितनी भी वर्ब हैं, जो भी है, ये सारी वर्ब को आप नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको रिवाइज करने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि रिवाइज करेंगे तभी हमें पढ़ने के लिए, ये तो पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन समस्या क्या आती है, हम कब पढ़ते हैं, जब एग्जाम आ जाता है। जब हमारा एग्जाम सर पे होता है तब हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और एग्जाम नहीं है तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंटिन्यू, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि कंटिन्यू, हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और हम प्रैक्टिस कब कर पाएंगे, जब नोट करके रखेंगे। तो इनको नोट करते रहिएगा, नोट करना बहुत आवश्यक है। नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, द अरेबियन नाइट्स आर a historical book। तो देखिए द अरेबियन नाइट्स आर अ हिस्टोरिकल बुक। तो देखिए अरेबियन नाइट्स, तो ये देखिए अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है।
लेकिन यहाँ पर हमने आर कर दिया है। तो ये देखिए कुछ बुक के नाम, कुछ ऐसी बुक हैं, कुछ न्यूज़पेपर हैं, कुछ देश हैं जिनके नाम है तो वो एक ही, लेकिन उनके नाम से ऐसा लगता है कि प्लूरल, उनमें एस लगा होता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद अरेबियन नाइट्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ न्यूज़पेपर के नाम है, कुछ बुक के नाम है, तो वो सिंगल होते हैं। तो इनके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर इज गलत है, क्या होना चाहिए, वो सॉरी आर गलत है, इज होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखेंगे, कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ आपकी बुक है, जिनके बुक का नाम अगर कोई है वो भले प्लूरल में दे रखा हो, लेकिन उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। उसके बाद चलिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आप देखिए ये क्या है। हमने लिखा है यहाँ पर 10 miles are not a long distance, ये लिखा हुआ है 10 miles are not a long distance। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, 10 माइल्स है तो आर का यूज होगा, लेकिन नहीं। हमेशा हमें कुछ चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं हमें हमारे सामने, अब देखो क्या 10 माइल्स, भाई माइल्स है। दूसरी तरीके से भी अगर समझ लें तो कैसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक ही दूरी की तो बात हो रही है, 10 मील की एक ही दूरी की बात हो रही है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर 10 मील हमें यहाँ पर एक ही दूरी की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन हमें इसके अलावा अगर हम कहीं पर कोई निश्चित माप, यानी किसी की मेजरमेंट, एक निश्चित मेजरमेंट दे रखी, निश्चित डिस्टेंस दे रखी है, अगर किसी की निश्चित माप दे रखी है, निश्चित अमाउंट दे रखी है, 10 रुपीज होता, जैसे यहाँ पर 10 माइल्स है, 10 रुपीज होता, 10 रुपीज नोट। तो अगर निश्चित अमाउंट है, निश्चित मेजरमेंट अगर दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो उसके बारे में अगर बताया गया है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमारा ये हो जाएगा। तो जैसे कि क्या हमने बताया आपको कि अगर निश्चित मेजरमेंट दे रखी है, किसकी डिस्टेंस दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, ठीक है, इनकी अगर निश्चित मेजरमेंट दे रखी है, निश्चित माप दे रखी है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस हम यहाँ पर आपको और बताते हैं, ये बताइए क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है, इससे आपको साफ दिखाई देगा। जैसे लिखा है आई हैव ₹500 I have a 500 रुपीज नोट। और एक सेंटेंस लिखा है आई हैव a 500 रुपी नोट। ये आपके सामने 3 सेंटेंस दे रखे हैं। पहला लिखा है आई हैव 500 रुपीज, दूसरा है आई हैव अ 500 रुपीज नोट, दूसरा आई हैव अ 500 रुपी नोट। तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सोचिएगा, सोचने की कोशिश करिए। चलिए कमेंट करके बताते भी रहिए कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो लिखा हुआ है आई हैव 500 रुपीज। देखिए दूसरा सेंटेंस है, इसका मतलब है कि मेरे पास 500 रुपए हैं। इसका मतलब क्या है, आई हैव 500 रुपीज नोट, मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है। इसका मतलब क्या है, आई हैव 500 रुपी नोट, मेरे पास 500 का एक नोट है। तो देखिए इसमें सेंटेंस पहला वाला जो लिखा आई हैव 500 रुपीज, तो ये सही है। क्यों सही है, अब सही है वो बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे गलत कौन सा है। इसमें लिखा है आई हैव 500 रुपीज नोट, ये आपका सेंटेंस गलत है। आप कहेंगे ये क्यों गलत है। दूसरा है आई हैव 500 रुपी नोट, ये सेंटेंस सही है। अब गलत क्यों था और सही क्यों है वो बताते हैं आपको। देखिए ये जो सेंटेंस है लिखा आई हैव 500 रुपीज नोट, मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है। अब 500 रुपए का नोट है तो एक ही तो नोट होगा, सीधी बात है। और जब एक नोट है तो यहाँ पर रुपीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई हैव 500 रुपी नोट। दूसरी चीज है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, आप सोच रहे हो यहाँ पर तो रुपीज लिखा है, फिर ये क्यों सही है। यहाँ पर क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर और ना तो आ लगा है और ना ही नोट है। देखिए नोट नहीं है, मेरे पास 500 रुपए है, 500 रुपए हो सकता है 100 रुपए को अलग अलग हो सकते हैं, तो 500 रुपए है तो वो तो रुपीज सही है। यहाँ पर ये सही है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है 500 रुपी नोट, मेरे पास 500 का नोट है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए ये आपका कंपाउंड शब्द है ये पूरा। अब 500 रुपी नोट ये आपका क्या है, कंपाउंड शब्द है। अगर किसी कंपाउंड शब्द, कोई अगर कंपाउंड शब्द है और कंपाउंड ऐसे वहाँ पर अगर कोई नाउन दे रखी है और कोई नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो नाउन यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। जैसे नोट, नोट क्या है ये आपका, ये आपकी नाउन है और इससे पहले देखो रुपी, रुपी भी नाउन है, तो रुपी से नोट से पहले रुपी लगा है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रही है, ये आपकी एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो जब भी कोई नाउन अगर किसी नाउन से पहले लगी हो वो एडजेक्टिव का काम करती, तो हमेशा उसमें सिंगुलर नाउन का यूज करना चाहिए। जैसे 10,000 रुपी लिखते हैं तो 1000 से पहले 1000 में एस नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 100 है, 100 500 से नहीं कर सकते, रुपीज से पहले लगा तो 100 ही रहेगा। क्लियर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ धन्यवाद।